आज का जो टॉपिक है हमारा लर्निंग का वो है ओब्लीक इंसिडेंट एट अ प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है प्लेन वेव का कंडक्टिंग बाउंड्री पे तो वो कैसे बिहेवियर रहता है। तो ओब्लीक में कुछ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, हमारे पास पर्टिकुलर एंगल पे वेव इंसिडेंस होगी। तो इसमें जो पोलराइजेशन है प्लेन वेव का वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट वेव है और उसकी पोलराइजेशन को अगर हम बताना चाहें तो हम दो कंपोनेंट कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव रहेगी, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक, जब भी पोलराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ही बात होता है। तो इंसिडेंस प्लेन वेव को आप कह सकते हो कि इसमें आपके पास एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा वो पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो केसेस हम स्टडी करेंगे और जो रिजल्टेंट रहेगा, जो जनरल केस कहेंगे हम, वो उसमें दोनों ही होते हैं, दोनों का सुपर पोजिशन होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम कह सकते हो एक तरह से। अब परपेंडिकुलर पोलराइजेशन भी होगी, उसमें परपेंडिकुलरली वेव आएगी और पैरेलल भी आएगी। जो टोटली आप फाइंड आउट करोगे ओब्लिक इंसिडेंस, वो दोनों का क्या आएगा, सुपर पोजिशन आएगा। तो इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं, करने वाले हैं। जो फर्स्ट केस है वो है परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिखेंगे शॉर्टकट में, ये परपेंडिकुलर लिख देंगे, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। और इसको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन भी बोला है, और इसको ई पोलराइजेशन भी बोला है। ये सभी सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। तो इस केस में ये आपके पास परफेक्ट कंडक्टर है और ये जो इंसिडेंट वेव आ गई आपके पास, ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर ले ली पोलराइजेशन यूनिट जो पीछे की तरफ रहेगी, और वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है, ये एन आई है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। तो ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव आई है आपके पास, ये जेड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ एक्स डायरेक्शन है, और ये पीछे की तरफ क्या रहेगा, डॉट, यहाँ पे डॉट है, ये वाई डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस जेड इक्वल टू 0 पे है, और मीडियम 1 जो है उसमें जो कंडक्टिविटी है वो 0 है। जो मीडियम 2 है, ये आपके पास मीडियम 2 है, इसमें जो ये परफेक्ट कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है। तो हमें पता है कि अगर मीडियम 2 परफेक्ट कंडक्टर है तो उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगी 0 आएगी यहाँ पे। तो ट्रांसमिटेड कोई भी वेव ट्रांसमिट नहीं होगी इसमें, मीडियम में सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट वेव आई है और ये एंगल बना रहा है, ओब्लिक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ओब्लिक वही होगा जो एंगल बनाए कुछ, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने पहले स्टडी की थी, परपेंडिकुलर में तो नॉर्मल आ रही थी, वो ऐसे करके वेव आ रही थी, उसमें एंगल नहीं बन रहा था। यहाँ से वेव आई थी ये, तो ये पूरी स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आ गया था। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल बना रही है, थीटा आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, और वो स्ट्राइक होके वापस जा रही है, तो ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हमने कह दिया थीटा आर, ठीक है। जो ये है ये रिफ्लेक्टेड वेव बनी है। फिर अब हमारे पास बनता है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, अब जो वेव आपके पास परपेंडिकुलर पोलराइजेशन वेव आई है, ये वेव आई है, तो इसमें जो डायरेक्शन रहेगी इस यूनिट वेक्टर की, इस यूनिट वेक्टर को हम कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट आएगा आपके पास। इसको अगर ड्रॉ करें, ये एक्स है, ये जेड है, इस छोटे से पार्ट को उठा लिया हमने, इस छोटे से पार्ट को उठा लो जिसमें थीटा एंगल आएगा, और ये जो एंगल बना रहा है आपके पास, ये एंगल कितना हो गया, थीटा आई, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो है ए एन आई, ठीक है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा ए जेड, इस डायरेक्शन में जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ए एक्स। अब इससे आपको ए एन आई को इन टर्म्स ऑफ ए जेड और ए एक्स
लिख लेना है। तो इसको मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है उसके लिए जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव वो आएगा आपके पास सुपरपोजिशन ऑफ दिस एक्स और जेड कंपोनेंट आएगा। तो उसको आप लिख रहे हो ए एक्स साइन थीटा आई, ठीक है, ए एक्स साइन थीटा आई रिलेशन बनेगा इसके साथ, प्लस ए जेड कोस थीटा आई। तो ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। उसमें थीटा आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, ये तो बता चुका हूँ मैं। थीटा आर जो आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। तो इस केस में जो इंसिडेंट वेव होगी, इंसिडेंट वेव को आप लिख लो, जो इंसिडेंट वेव रहेगी उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा, इंसिडेंट वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन आएंगी, एक्स और जेड। जो कंपोनेंट रहेगा एक्स और जेड रहेगा, क्योंकि ये ओब्लिक इंसिडेंस है तो इसमें जो कंपोनेंट रहेंगे, दो कंपोनेंट रहेंगे, एक्स भी रहेगा जेड भी रहेगा। नॉर्मल में सिर्फ जेड था अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा है नॉर्मल इंसिडेंस वाला, उसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट था, पर यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आएंगे, इसलिए यूनिट वेक्टर में भी दोनों कंपोनेंट आए हैं हमारे पास। तो वो होगा, डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं वाई, जो वाई की डायरेक्शन है ये है, परपेंडिकुलर है ना पोलराइजेशन, तो ये आ गया ए वाई ई आई नॉट, जो जेड इजकल टू जीरो इंटरफेस पे वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ई रेस पावर माइनस जे बीटा वन। और z नहीं आएगा अब यहाँ पे, z की जगह यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये वेव है वो वेव ओब्लिकली इंसिडेंस हो रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल में हमने z किया था, तो यहाँ पे z नहीं आएगा, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आएगा वन आई सॉरी इनटू जो उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा r के साथ, ठीक है, r वेक्टर के साथ। तो ये आएगा आपके पास। तो ये जो r वेक्टर है इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर आप इसको पूरे को लिखें एन आई आर, तो ये इसके इक्वली आएगा, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो जो ई आई इंसिडेंस वेव आएगी जिसमें एक्स और जेड कंपोनेंट आएंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास ई आई नॉट ई रेस पावर माइनस जे बीटा वन एक्स साइन थीटा इंसिडेंस प्लस जेड कोस थीटा। ये आ गया इन दोनों का। जो आर वेक्टर रहेगा उसमें एक्स की वैल्यू होगी, वो आएगा ए एक्स, ठीक है। आर वेक्टर क्या रहेगा, आर वेक्टर ये रहेगा, यहाँ से आर वेक्टर आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स एक्स प्लस ए जेड जेड। तो जो डॉट प्रोडक्ट लोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हो, अगर सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है एच आई एक्स जेड, किसके इक्वल आएगा वो आएगा वन अपॉन ईटा वन यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इंसिडेंट वेव एक्स जेड। तो ये आएगा। इस केस में आप इसको ओपन करोगे, इट्स इम्प्लाइज दैट एच आई एक्स कोमा जेड, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए एन आई की वैल्यू पुट करो और साथ में ई एक्स आई की वैल्यू पुट करो। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा आई प्लस ए जेड साइन थीटा आई ई रेज पावर माइनस जे बीटा वन एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कोस थीटा आई। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ये सिंपल है, जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपल हैं। ये ए एक्स कैसे आया यहाँ पे,
ये देखो, इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो ए एन आई का क्रॉस प्रोडक्ट था, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वाली टर्म कैसे आई है। इसको अगर आप देखो डिटेल में, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ए एन आई क्या है? ए एन आई आपके पास है ए एक्स साइन थीटा आई प्लस ए जेड कोस थीटा आई। इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो किसके साथ? ई आई। ई आई में कौन सा वेक्टर है? ए वाई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ए वाई के पास। तो ये वाला देखो वेक्टर, इसके साथ देखो ए आई ए एक्स क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वाई, तो जो साइन थीटा आई है उसके साथ क्या आ जाएगा? ए जेड साइन थीटा। क्योंकि जो ए एक्स क्रॉस ए वाई होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यह क्रॉस होगा इसके साथ, ए एक्स क्रॉस ए वाई, तो क्या बनाएगा? ए जेड। तो इसके साथ ए जेड टर्म आ गई। अब यहाँ ए जेड क्रॉस ए वाई, ए जेड क्रॉस ए वाई वो इक्वल टू होता है माइनस ए एक्स, इसलिए जो कोस वाली टर्म है उसके साथ माइनस ए एक्स आया। तो ये है आपके पास, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। आपके पास एच आई की वैल्यू आ गई है। अब अगर रिफ्लेक्टेड वेव को लिखना चाहें तो रिफ्लेक्टेड वेव को लिखने के लिए आपको यूनिट वेक्टर ये भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको यूनिट वेक्टर को लिखें तो इसमें सिमिलरली जैसे आपने ए एन आई को लिखा है, ए एन आर को भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज़ ए एक्स साइन थीटा आर। ये अब एंगल ये लोगे आप, ये वाला कोपोनेट लेके तब आप लिखोगे इसको, माइनस ए जेड कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव को कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है आपने। इसमें भी कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स और जेड कंपोनेंट होगा। किसके इक्वल होगा? पोलराइजेशन वही ए वाई रहेगी। इसमें आएगा रिफ्लेक्टेड वेव ई रेज पावर माइनस जे बीटा वन। सिमिलरली वैसे ही आपके पास आएगा एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड कोस थीटा आर, ये आ जाएगा आपके पास। तो इनको इक्वेशन का नंबर भी दे दो, जो ये था इक्वेशन 1 कर दो इसको, और ये जो इक्वेशन है इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो, दिस इज़ थर्ड। तो ऐसे ही रिफ्लेक्टेड वेव आ गई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप लिख सकते हैं। उससे पहले आप ये देखो कि बाउंड्री पे क्या रहेगा। जो इंटरफेस है, दूसरा पेज ले लेते हैं। तो एट द बाउंड्री, बाउंड्री पे क्या z इक्वल टू 0 इंटरफेस की बात कर रहे हैं। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये देखो कंडक्टर है, इंटरफेस पे क्या है? कंडक्टर है। और यहाँ पे क्या है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए इंटरफेस पे। तो इसको आप लिखोगे कि जो E1 आ गया, E1 क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा आपके पास सम इंसिडेंस का और रिफ्लेक्टेड का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी मीडियम 1 में एट इंटरफेस, इंटरफेस पे क्या हो गया? x की वैल्यू तो है और z की वैल्यू क्या? 0 है। वो किसके इक्वल होगी? इंसिडेंट वेव जो आई है उसमें z की वैल्यू को 0 कर दो, और प्लस रिफ्लेक्टेड वेव उसमें z की वैल्यू को 0 कर दो। उन दोनों का सम, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 होनी चाहिए इंटरफेस पे, z इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो, दोनों का सम कर दो, क्योंकि जो इक्वेशंस आई है ना आपके पास, इक्वेशन 1 से इंसिडेंट वेव आई है एक्स साइड, इसमें z की वैल्यू 0 कर दो तो ये वाले टर्म 0 हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, तो ये वाले टर्म 0 हो जाएगी, z की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह इक्वेशन ये वाले टर्म 0 हो जाएगी। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लो, ठीक है। जो वाले टर्म 0 कर दो इसको, और ये वाली ऊपर वाली टर्म, ठीक है। E1 क्या है? 1 और 3 का एडिशन है जब z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप E1 x, 0 इज इक्वल टू ए वाई इंसिडेंस 0 ए रेज पावर माइनस जे बीटा 1 x साइन थीटा आई
प्लस ई रिफ्लेक्टेड ई रेस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब इस इक्वेशन को होल्ड होने के लिए, कि ये इक्वेशन होल्ड हो, तो उसके लिए आपके पास ये होना ज़रूरी है, जो इंसिडेंट वेव आई वो माइनस रिफ्लेक्टेड के इक्वल होनी चाहिए, तब ये इक्वेशन होल्ड होगी। एंड आपके पास जो थीटा आई एंगल है वो क्या होना चाहिए, थीटा आर के इक्वल होना चाहिए। और ये क्या है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे हम स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। और क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट angle of reflection is equal to angle of incidence, and states that angle of reflection is equal to angle of incidence। ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन 3 थी ये वाली, इसमें ई आर ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दो और थीटा आर की जगह थीटा आई पुट कर दो। तो ये जो रिफ्लेक्शन इक्वेशन 3 को रीराइट करते हैं हम, 3 कैन बी री रिटन एज, इसको कर लो एंगल ऑफ, यही था ना उससे रिफ्लेक्टेड वेव, एक्स और जेड डायरेक्शन में, तो वो आ गया आपके पास माइनस ए वाई। तो ई आर ज़ीरो था, ई आई ज़ीरो आ गया उसकी जगह, क्योंकि ये फाइंड आउट कर लिया ना हमने। और ई रेस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स 1 साइन थीटा आई आ गया, क्योंकि थीटा आर उस थीटा आई के इक्वल है, माइनस जेड कोस थीटा आई आ गया। तो ये आगे इक्वेशन चेंज होगी, इसको 5 लिख लो। सिमिलरली जो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव नहीं लिखी थी हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी एक्स कोमा जेड, अब लिख सकते हो उसको, वो किसके इक्वल आएगी, 1/η1 ANR, ये आर इस टाइप से डाला हमने, क्रॉस प्रोडक्ट विद आर एक्स कोमा जेड। तो ये आ गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, सभी की वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इस चीज़ को। तो आपके पास आएगा ई आई ज़ीरो डिवाइड बाई ईटा 1 माइनस ए एक्स कोस थीटा आई माइनस ए जेड साइन थीटा आई, और ई रेस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई माइनस जेड कोस थीटा आई। सिंपल है, ओके। ए एन आर की वैल्यू पुट करो, ये थीटा आर एक्स जेड की वैल्यू पुट करो 5 इक्वेशन से। ए एन आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया आपके पास एच आर एक्स जेड। इसको दे दो 6 इक्वेशन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, टोटल जो ई फील्ड आई है उसको लिख देंगे हम E1। मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, एक्स जेड, जो कंपोनेंट है उसका एक्स जेड है। तो इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू इंसिडेंस एक्स जेड प्लस रिफ्लेक्टेड एक्स जेड। तो ये इक्वेशन 1 और 5 को ऐड कर दो, जो रिजल्ट है इक्वेशन 1 और 5 का, उसको ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगी E1
एक्स कोमा जेड, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी ए वाई जे ई आई नॉट ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 जेड कोस थीटा आई माइनस ई रेज पावर जे बीटा 1 जेड कोस थीटा आई इंटू ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इसको अगर आप मॉडिफाई करो, इसको मॉडिफाई करके लिख लो, तो आपके पास आ जाएगा E1 एक्स कोमा जेड। इसमें साइन बन जाएगा ये वाला फैक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट टर्म में माइनस ए वाई 2j साइन ऑफ बीटा 1 जेड, क्योंकि साइन ऑफ बीटा 1 जेड कोस थीटा आई बन गया ई रेस पावर ये वाला टर्म माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई। तो ये आ गया आपके पास। ये जो इक्वेशन है इसको नंबर दे दो, इसको 6 दिया था, इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो। ये इक्वेशन 7 आ गई है। अब ऐसे ही जो हमारे पास 6 इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दिस वन, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी फर्स्ट मीडियम में कितनी है। तो उसको आप लिख सकते हो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 1 H1 एक्स कोमा जेड कितना आएगा वो -2 ईटा 1, इसको लिख लो एक्स कोस थीटा आई कोस बीटा 1 जेड कोस थीटा आई ई रेस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई प्लस ए जेड 2j साइन थीटा आई साइन बीटा 1 जेड कोस थीटा आई ई रेस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई। तो ये आ गया आपके पास। इसको दे दो 8th इक्वेशन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस बनी हैं, पर इनसे जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं 7th और जो 8th इक्वेशन है, ये 8th इक्वेशन है और ये थी 7th इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्ज़र्व करें तो जो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम 7 and 8 क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम। एक तो ये है कि जो जेड डायरेक्शन है उसमें नॉर्मल कंपोनेंट जो हैं E1y एंड H1x है, ठीक है। क्योंकि जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो y है और जो x है इसका h है, इसका कंपोनेंट क्या है y x। तो E1y और H1x क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट हैं जो स्टैंडिंग वेव रेशो, स्टैंडिंग वेव पैटर्न को मेंटेन कर रहे हैं। और जो उनके स्टैंडिंग वेव पैटर्न है
इस केस में रहेगा वो साइन बीटा वन जेड जेड, इसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न रहेगा कोस बीटा वन जेड जेड। तो ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स हैं हमारे पास जो रहेंगे, और कोई भी पावर प्रोपेगेट नहीं होगी क्योंकि जो एंगल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना है 90 डिग्री है। तो इस केस में कोई भी वेव हमारे पास प्रोपेगेट नहीं होगी। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन रही है हमारे पास, जो ये कंपोनेंट आए हैं आपके E1y एंड H1x, ये जो हैं टाइम और स्पेस में फेज में कुछ फेज वेलोसिटी से प्रोपेगेट करेंगे, और जो फेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू होगी ओमेगा बाय बीटा वन एक्स, वो इक्वल टू होगी ओमेगा बाय बीटा वन साइन थीटा इंसिडेंट, और वो इक्वल टू होगी U1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंसिडेंट फॉर एक्स डायरेक्शन। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है E1, जो कंपोनेंट E1 इज इक्वल टू 0, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो वेव रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म प्लेन वेव रहेगी। वो स्कैटर्ड हो गई है वेव, बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है वो z की वैल्यू के साथ वेरी कर रहा है। तो जो x डायरेक्शन में वेव है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि जो इंटरफेस है उस पर E1 ज़ीरो है, तो इसलिए जो E1 है वो क्या है, ज़ीरो है फॉर ऑल x when this factor sin beta 1 z cos थीटा i इज इक्वल टू 0। सो ई आई ज़ीरो हो जाएगा जब x के फॉर ऑल x की हर एक वैल्यू के लिए when sin beta 1 z cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट z इज इक्वल टू m लैम्डा i, लैम्डा वन कह दो उसको, लैम्डा वन, ठीक है, जो मीडियम वन है उसकी बात हो रही है, 2 कोस थीटा आई, ठीक है, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1 2 अप टू n। तो जब ये टर्म साइन बीटा 1 z कोस थीटा आई, ये टर्म देखो कहाँ है, ठीक है, ये टर्म है यहाँ पे। जब ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस की बात है, नहीं जब ये ज़ीरो नहीं, हाँ जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो ये सारा फैक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव होगी जिसमें जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, E1x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल पोलराइजेशन, और इसको वर्टिकल पोलराइजेशन और एच पोलराइजेशन भी बोला गया है। तो सिमिलर ही है हमारे पास, एक प्लेन वेव जो इंसिडेंस हो रही है हमारे पास वो अब क्या है, पैरेलल पोलराइजेशन है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो चेंज है वो ये कह रहे हैं हम कि जो पैरेलल पोलराइजेशन है उसमें जो EI है, इंसिडेंस वेव इलेक्ट्रिक फील्ड,
ई आई लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर है ए एन आई एंड ए एन आर वो सेम रहेंगे, वो सेम रहेंगे जो हमने परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में अभी किया है। इसमें जो इंसिडेंस वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इंसिडेंस वेव की, एंड दिस रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन में रहेगी। बट जो मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट रहेगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम, जो वेरिएशन रहेगी, जो कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो थोड़ा चेंज रहेगा, इसमें एक्स और जेड डायरेक्शन में कह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंसिडेंट वेव होगी उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ई आई एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू ई आई नोट, ये यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास, ये आ गया यूनिट वेक्टर, और ये टर्म्स तो हमारे पास थी ही पहले। और अगर हम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहें इंसिडेंट वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने पहले बताया है कि जो डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए वाई डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए एक्स और जेड डायरेक्शन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, तो ये पहले कर चुके हैं तो इजी है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव को लिखना चाहें, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव कोई नहीं है, पूरी की पूरी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस तरह से लिख दिया है, ई आर एक्स कोमा जेड, तो ये कंपोनेंट आ गया, ये वेक्टर आ गया, इस डायरेक्शन में है वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसका। और इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास, अगर हम सिंपल टर्म्स में लेके चलें कि कितना हमारे पास रिफ्लेक्टेड जो कंपोनेंट है अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो इंसिडेंट कंपोनेंट है ई आई एक्स, एक्स कंपोनेंट ही रह गया ना क्योंकि जेड तो 0 हो गया, प्लस ई रिफ्लेक्टेड ई आर एक्स, जेड इजकल टू 0 के लिए इस इंटरफेस की बात हो रही है, जो जेड इजकल टू 0 का इंटरफेस है उस इंटरफेस की बात हो रही है। तो ये 0 होगी टर्म। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो ये इक्वेशन रह जाएगी, z की वैल्यू 0 पुट कर दो, z की वैल्यू इसमें 0 हो गई है तो z की टर्म, ये टर्म 0 हो गई, और z का कंपोनेंट भी 0 होगा आपके पास। तो हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाएंगे, कोस थीटा ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई प्लस ई आर 0 कोस थीटा आर ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो ये इक्वेशन तब होल्ड होगी जब हमारे पास ई आई 0 इज इक्वल टू ई आर 0 आएगा एंड थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर आएगा। तो ये दो टर्म्स हम लेके चलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें टोटल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, टोटल जो है सम हो गया हमारे पास इक्वेशंस का, वन और 3 को हमने ऐड कर दिया इस इक्वेशन में, और हमने ई आर 0 था उसकी जगह ई आई 0 कर दिया, और जो थीटा आर था उसकी जगह थीटा आई कर दिया। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये सेम है बाउंड्री कंडीशन लगा के। तो अब मॉडिफाई कर दिया, साइन और कोस की टर्म में लिख दिया, तो ये रिजल्टेंट आपके पास ये आ गया। अब इक्वेशन, मेन इक्वेशन जो है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है
1 में, तो इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन दे दो इसको 5, तो ये आ गई इक्वेशन 5। तो ये आ गई इक्वेशन 5। अब सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे और इसको इक्वेशन दे दो 6। तो जो 5 और 6 इक्वेशंस हैं, इनसे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं? ऑब्जर्वेशन जो हमने परपेंडिकुलर केस में की, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी, वो सेम है ऑब्जर्वेशंस, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इक्वेशंस भी लगभग सेम है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं बट अप्रोक्सीमेटली सेम है। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हमारे पास TE वेव आई थी जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन था। इसमें जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव आएगी जो एक्स डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। इसको डिटेल में हम जो कंडक्टर्स हैं, वेवगाइड्स हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में करेंगे।